Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 9 of class 11th history, and the name of chapter is the Industrial Revolution. Previously chapter 8 is left. I will make video after uploading the video of chapter 9 of that chapter. So let us start. That basically this chapter we will cover into two parts as the notes are very big in size, so we will cover it into two parts. So I am going to start it. The time period of first industrial revolution in Britain occurred between the 1780s and the 1850s. तो दुनिया में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन में. न्यू मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज वर इन्वेंटेड इन ब्रिटेन, और नई नई तरह की मशीनें और टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. क्योंकि यूरोप के अंदर वो पीरियड चल रहा था जिसमें पॉपुलेशन क्या थी उस समय? बहुत ज़्यादा थी. These made it possible to produce goods once a massive scale compared to handicraft and handloom industries. अब देखिए, हम जानते ही हैं जैसे मशीनें आ जाएंगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और जो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी वो महंगी भी पड़ती थी और प्रोडक्शन भी कम होता था. किसके कंपैरिजन में? मशीन मेड गुड्स के. स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, और सबसे पहले ईजाद किस चीज़ का हुआ? जैसे आप जान सकते हैं रेल के इंजन भाप से चलते थे या मशीनें, वो सब. स्टीम यानी भाप. अ न्यू सोर्स ऑफ पावर बिगेन टू बी यूज्ड ऑन अ वाइड स्केल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज में जो स्टीम का उपयोग होता था मशीनों में वो बहुत बड़े स्केल पे होने लगा. इट्स यूज लीड टू फास्टर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स एंड रेलवेज. अब सामान को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस भी किया जा सकता था और उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था इजी वे में, क्योंकि हम जानते हैं स्टीम इंजन्स का इन्वेंशन हो गया था. इवन शिप्स के ज़रिए भी आसानी रहती थी उसको ले जाने में. Industrialization led to greater prosperity for some, but in the initial stage it was linked with poor living and working conditions of millions of people, including women and children. देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ के लिए तो फ़ायदा लाती है, पर शुरुआती स्टेज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू होता है तो उस टाइम बहुत सारे लोगों की जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो बहुत क्या होती हैं? पुअर. द लीड टू प्रोटेस्ट विच फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू एनेक्ट लॉज फॉर रेगुलेटिंग कंडीशन ऑफ वर्क. तो इसीलिए फिर जब लोग विरोध करते हैं तो फिर सरकार कानून बनाती है ताकि क्या किया जा सके? वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द आर्नोल्ड टॉयनबी. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था इस शब्द का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, टू डिस्क्राइब द changes that occurred in British industrial development between 760 and 1820 के बीच में. जो ब्रिटिश इंडस्ट्री इसके बीच में चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, उसको दर्शाने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का उपयोग किया गया. At this time, George III was the king and Toynbee gave a series of lectures at Oxford University on Industrial Revolution. इस समय जॉर्ज III जो थे वो राजा थे ब्रिटेन के, और इन्होंने टॉयनबी ने अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए. His lectures were published in 1884 after his untimely death as a book called Lectures on the Industrial Revolution in England. उनकी मृत्यु के बाद इस बुक को छापा गया. ठीक है, Industrial Revolution in England. The second Industrial Revolution after 1850s expanded in the new areas like the chemical and electrical industries. 1850 में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी तो नया इंडस्ट्रीज़ का युग दौर शुरू हो रहा था जिसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ का इजाद हुआ, मतलब उनकी शुरुआत हुई. इन दैट पीरियड ब्रिटेन लॉस्ट इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर एज इट वाज ओवरटेकन जर्मनी एंड द यूएसए. देखिए, 1850 तक जो था ब्रिटेन की दुनिया में पावर थी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले वहीं आया था. इंडस्ट्रीज़ के लिए ब्रिटेन जाना जाता था. पर 1850 के बाद जैसे जैसे दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो जर्मनी और यूएसए उससे आगे निकल गए इंडस्ट्रियलाइजेशन में.
वाई ब्रिटेन, ब्रिटेन ही क्यों था जिसने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू किया था अपने यहाँ। देखिए हम जानते हैं ब्रिटेन का लगभग पूरी दुनिया पे ही कब्जा था। पहली चीज़ वो पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट बनाए हुए था, ठीक है। इवन दूसरी चीज़ ये भी थी कि ब्रिटेन एक ऐसी पावर उस टाइम की अपने आप की तो सुपर पावर थी ना। यूएसए तो बाद में इमर्ज हुआ जब सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ 1991 में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ और दुनिया में दो सुपर पावर रह गई थी, यूएसए और यूएसएसआर। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट, सोशलिज्म को प्रमोट करने की चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो वो चीज़ें अलग हैं। पर दुनिया में एक जो उस समय की बात कर रहे हैं हम 1700 की या 1800 की, तो ब्रिटेन ही मेन था। ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन में सबसे पहले मॉडर्न फैक्ट्रीज़ का सेटअप हुआ। ब्रिटेन मेड अप ऑफ इंग्लैंड, वेल्स, अब ये याद रखिएगा ब्रिटेन किससे बना है, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, अंडर अ मोनार्की, मोनार्की के अंदर ये तीनों यूनिफाइड हुए 17th सेंचुरी में, तो ब्रिटेन बना, ठीक है। दिस मीन्ट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, अ सिंगल करेंसी एंड अ मार्केट। तो इसका मतलब क्या होगा, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और इसमें सब में क्या होगा, एक कॉमन कानून चलेंगे, कॉमन करेंसी होगी, मार्केट भी मतलब थ्रू आउट दी तीनों देश में आसानी से व्यापार किया जा सकेगा। देयर वॉज नो लोकल अथॉरिटीज लाइन टैक्सेज ऑन गुड्स दैट पास्ड थ्रू देयर एरियाज, दस नो इंक्रीज इन द प्राइस। और इन तीनों एरिया में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इन तीनों एरिया में आसानी से माल बिकेगा और व्यापार भी बढ़ेगा और चीज़ों के रेट भी कंट्रोल रहेंगे, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मनी वाज वाइडली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते हर व्यक्ति लगभग अगर कोई ट्रांजैक्शन उसको करनी होती थी बाजार के अंदर जाके, पहले तो बार्टर व्यवस्था थी, पर अब हर व्यक्ति किसका उपयोग करता था, मनी का। बाय देन पीपल रिसीव्ड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, नॉट इन गुड्स। तो फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों को उनकी दिहाड़ी भी किस रूप में मिलने लगी, पैसे के रूप में। पहले क्या होता था, जो दिहाड़ी या सैलरी होती थी उसके बदले सामान मिलता था, ठीक है ना, क्योंकि बार्टर व्यवस्था थी। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर धीरे धीरे जैसे परिवर्तन आने शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि भाई अब हमें हमारी दिहाड़ी या तनख्वाह पैसों के रूप में दो, ताकि हमें आसानी रहे दूसरी चीज़ों को खरीदने में। दिस गेव पीपल अ वाइडर चॉइस टू स्पेंड देयर अर्निंग। तो अब देखो पैसा आया तो इंसान किसी भी चीज़ पे खर्च कर सकता है। बार्टर सिस्टम की अपनी कमियां थी, तो आप चाहे अगर बार्टर सिस्टम के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी की हमारे चैप्टर 1 की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस बताई हैं। तो देखिए पैसा आता है तो हम उससे चॉइस हमारी बढ़ जाती है और हम कुछ भी बाज़ार के अंदर खरीद सकते हैं। In the 18th century, major changes occurred in England in the form of agricultural revolution। और 18th century में इंग्लैंड के अंदर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी हुआ, मतलब खेती की तरफ भी अब ध्यान देना उन्होंने शुरू किया। द बिगर लैंडलॉर्ड हैड ब्रॉट अप स्मॉल फार्म्स नियर देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड एनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड। इन्होंने कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े थे उनको अपनी ज़मीन में मिलाना शुरू कर दिया और एक कॉमन लैंड बनाने की कोशिश करी। दस क्रिएटिंग वेरी लार्ज स्टेट एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, अगर हम ज़मीन के अलग अलग टुकड़े पे अलग अलग खेती करें तो प्रोडक्शन कम होता है, लागत ज़्यादा आती है। पर अगर हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी क्या होती है, कम होती है। तो इन लोगों ने यही किया। अब इंडस्ट्रीज़ में तो इनको फ़ायदा हो ही रहा था, अब खेती में भी ये फ़ायदा करने लगे। दिस फोर्स्ड लैंडलेस फार्मर्स हैड दोज who had lived by grazing animals on the common land to search for jobs elsewhere। पर इसकी वजह से जो लैंडलेस फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थे और जो ज़मीन के जो खाली टुकड़े पड़े थे उस पे अपने जानवरों को चराकर जीवन गुजार रहे थे, पर अब ये ज़मीनें तो बड़े लैंडलॉर्ड्स ने घेर ली जिस पे वो अपने जानवरों को चराते थे, तो अब उन्हें कहीं और जाना था जॉब्स को ढूंढने। तो यहीं से ही माइग्रेशन शुरू होता है विलेजर्स का, किसकी तरफ, सिटीज़ की तरफ। So our next heading is town, trade and finance. Europe, the 18th century, many towns in Europe were growing in areas and population। देखो अभी हमने पढ़ा है कि जो गांव के लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी वो मूव ऑन करने लग रहे थे जॉब्स के लिए, तो इसीलिए क्या हुआ कि यूरोप के कुछ एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगी।
पॉपुलेशन वर डबल्ड, और डबल हो गई सिटीज़ में बिटवीन 1750 एंड 1800, और इन 19 यूरोप सिटीज़ इन विच 11 वर इन ब्रिटेन। यूरोप में 19 ऐसे शहर थे जहाँ पॉपुलेशन डबल हो गई, जिसमें से 11 तो ऐसे थे जो ब्रिटेन के अंदर थे। द लार्जेस्ट ऑफ दैम वाज, और सबसे बड़ा कौन सा था, लंदन, विच सर्व्ड एज द हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट, जो पूरे देश के बाजार का क्या था, एक हब था। एम्स्टर्डम प्रोवाइड लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बट लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय लंदन। शुरुआत में एम्स्टर्डम लोन देता था इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए, पर फिर बाद में लंदन के अंदर मतलब लंदन में लोन मिलने शुरू हो गए इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए। By the 18th century, the center of global trade and had shifted from the Mediterranean ports of Italy and France to the Atlantic ports of Holland and Britain. तो 18वीं शताब्दी तक आते आते जो व्यापार शुरू में मेडिटेरियन बंदरगाहों से हो रहा था, पोर्ट मतलब बंदरगाह जहाँ से पानी के जहाज़ लोड होकर जाते हैं, तो बंदरगाह जो इटली के थे और फ्रांस के थे, अब वो किस पे शिफ्ट हो गए थे, अटलांटिक पे, जो किसके अधीन आते हैं, हॉलैंड और ब्रिटेन के बंदरगाहों के। लंदन है आल्सो बिकम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क इन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड द वेस्ट इंडीज़। तो जो लंदन था वो अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड तक व्यापार कर रहा था। इवन एशिया में भी उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था। जैसे हमने पढ़ा था वो 1869 में उसने सुइज़ कैनाल बनाई थी, क्योंकि इंडिया से जो माल अफ्रीका से घूम कर ले जाना पड़ता था वो अब उनको कम कॉस्ट आएगी और टाइम भी कम लगेगा। सुइज़ कैनाल ब्रिटेन ने बनाई थी। इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वाज हेल्प्ड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन। तो देखो इन बाज़ार के अंदर माल टाइम पे क्यों पहुंच पाता था, क्योंकि एक तो रिवर सिस्टम बढ़िया था, पानी के जहाज़ का सिस्टम अच्छा था जिससे इनको फ़ायदा था, और इवन इनका कोस्टल लाइन भी बहुत बड़ा था क्योंकि दुनिया के कुछ देशों पे ब्रिटेन का ही राज था। सिंस ऑल द नेविगेबल sections of English rivers flow into the sea, cargo on river vessel was easily transferred to coastal ships called costiers। तो रिवर्स के ज़रिए ये क्या करते थे, अपने छोटे जहाज़ों से माल को लोड करवाते थे बड़े जहाज़ों में, और फिर दूसरे देशों में जहाँ पे भी इनको भेजना होता था वहाँ पे ये उस माल को भेजते थे। बाय 1800 एटलीस्ट 1 lakh sailors वर्कड ऑन द कोस्टियर्स। कोस्टियर्स किसको बोलते हैं, माल ढोने वाले जहाज को। तो सेलर्स होते हैं जो जहाज को चलाता है। तो 1 लाख सेलर्स तक मतलब एम्प्लॉयड हुए थे, मतलब रिक्रूट किए गए थे। द सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ही मतलब पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करता था और फंड्स प्रोवाइड करवाता था। ये 1694 में बना था। By 1784 there were more than 100 provincial banks in England, और 1784 तक आते आते 100 से ज़्यादा प्रोविंशियल मतलब जो प्रांतों में रीजनल बैंक्स होते हैं वो डेवलप हो गए थे इंग्लैंड के अंदर। By the 1820s there were more than 600 बैंक, और 1820 तक आते आते 600 से ज़्यादा बैंक हो गए थे पूरे मतलब प्रांत में, और जिसमें से 100 बैंक तो सिर्फ लंदन के अंदर थे। अब हम पढ़ते हैं कोयल एंड आयरन के बारे में, ठीक है। इन इंग्लैंड कोयल एंड आयरन और लीड, कॉपर एंड टीन वर इन ह्यूज क्वांटिटी विच वर यूज्ड इन इंडस्ट्री। इनका उपयोग क्या होता था, इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा होता था। आयरन इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम ओर से निकलता है आयरन एज अ प्योर लिक्विड मेटल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो स्मेल्ट करके इसको ओर से निकाला जाता है, ठीक है, फिर उससे लोहा बनाते हैं। 4 centuries चारकोल लकड़ी का कोयला वाज यूज फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस। अधिकतर किसका उपयोग किया जाता था, चारकोल का उपयोग किया जाता था लंबे समय तक, किसके लिए, लोहे को स्मेल्ट करने के लिए। देखिए आपकी बुक में ये फ़ोटो है, इसमें दिखा रखा है कि कहाँ कैसे स्मेल्ट किया जाता था लोहा, ठीक है। ये भट्टियाँ जल रही हैं यहाँ पे, ये सब आपकी बुक में है 198 पेज नंबर पे ये फ़ोटो। दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स, चारकोल वाज टू फ्रेजाइल
टू ट्रांसपोर्ट। अब चारकोल कोयला तो बहुत कम मतलब कमज़ोर होता है, ठोस तो होता नहीं, तो उसको दिक्कत आती थी ट्रांसपोर्ट करने में लंबे डिस्टेंस में। क्यों? वो टूट जाता था रास्ते में, यहाँ इम्प्योरिटीज़ आ जाती थी, और उससे फिर क्या होता था, पुअर क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस होता था। अब्राहम डार्बे ब्रोट अ रिवोल्यूशन इन द मेटल इंडस्ट्री। इन्होंने एक रिवोल्यूशन लाई। इट बिगन विद एन इन्वेंशन इन 1709 बाय द फर्स्ट अब्राहम डार्बे। इन्होंने एक चीज़ की स्थापना करी, ठीक है। दिस वाज अ ब्लास्ट फर्नेस, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, जिसकी मैंने अभी आपको फोटो दिखाई। blast furnace that would use coke which could generate high temperatures. Coke was driven from coal by removing the sulfur and impurities. अगर हम कोयले से हटा दें तो कोक बनता है, और अगर हम उससे को यूज करें मतलब जलावन में, तो उससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिससे लोहे को आसानी रहती मतलब पिघलाने में या किसी भी शेप उसको देने में। तो ये एक नया इन्वेंशन था। द ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। और इस ब्लास्ट फर्नेस आने के बाद ब्रिटिश जो आयरन फैक्ट्रीज थी उसमें प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। इट्स प्रोडक्ट और सस्ता भी होने लगा क्योंकि अब लागत कम आती इनकी। इन 1820 अ टन ऑफ पिग आयरन नीडेड अ टन ऑफ In 1820 a ton of pig iron needed 8 tons of coal to make it. अगर 1 टन मतलब बढ़िया क्वालिटी का लोहा बनाना होता था तो 8 टन कोयला लगता था उसको मतलब पिघलाने में, शेप देने में। बट पर 1850 तक आते आते ये सिर्फ 2 टन में हो जाता था काम। अगर 1 टन लोहा बनाना होता था तो उसको 2 टन कोयला लगता था, पहले ये लगता था 8 टन। By 1848 ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना पूरी दुनिया में लोहा बनाया जा रहा था उससे ज़्यादा लोहा सिर्फ अकेला कहाँ बनाया जा रहा था, ब्रिटेन के अंदर। कॉटन स्पाइनिंग एंड वेविंग, ठीक है, कॉटन से धागे बनाना और फिर उससे कपड़े बुनना। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोवन क्लॉथ फ्रॉम वूल एंड फ्लैक्स। अधिकतर जो अंग्रेज़ थे वो किससे कपड़े बनाते थे, वो वूल से या फिर फ्लैक्स से, लिनन, ठीक है। कॉटन की एक ब्रांड होती है लिनन, सबसे महंगा कपड़ा होता है, अधिकतर पॉलिटिशियन पहनते हैं लिनन। पहन तो कोई भी सकता है पर जनरली एक्सपेंसिव है ना। फ्रॉम द 17th सेंचुरी द कंट्री हैड बीन इम्पोर्टिंग रॉ कॉटन फ्रॉम। 17वीं शताब्दी तक जो ब्रिटेन था वो रॉ कॉटन किससे इम्पोर्ट करता था, अमेरिका और इंडिया से। बीन इम्पोर्टिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया एट ग्रेट कॉस्ट विच कुड बी स्पून एंड वोवन इन टू द क्लॉथ इन इंग्लैंड। तो हम तो आप जानते हो शुरू से एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट के ब्रिटेन को। इवन उन्होंने 1869 में सुइज कैनाल भी बनाई ताकि उनको कॉटन को इंपोर्ट करने में लागत इंडिया से क्या आए, कम आए। टिल द अर्ली 18th सेंचुरी स्पाइनिंग और क्रिएटिंग थ्रेड हैड बीन सो स्लो एंड हार्ड वर्किंग। बहुत टाइम लगता था और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। 10 स्पिनर्स चाहिए होते थे अगर मतलब कि एक सिंगल वेवर को बुनकर को बिजी रखना है, या मतलब कि उसको जितना धागा चाहिए वो धागा बनाने के लिए 10 स्पिनर्स इतना काम करते थे जितना एक वेवर काम, मतलब कि एक वेवर को अगर कपड़े बनाने हैं तो उसको जो धागा चाहिए ना वो 10 स्पिनर्स बनाते थे, ठीक है। अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन्वेंटेड टू इंक्रीज द स्पीड। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस किए गए ताकि जो प्रोडक्शन की स्पीड है, स्पाइनिंग रॉ कॉटन जिससे धागा बनाया जाना है और फिर जिससे फैब्रिक बनाना है, उस स्पीड को बढ़ाया जा सके। देखिए आपकी बुक में एक फ़ोटो भी दिखाया गया है जिसमें एक वूमेन क्या कर रही है, इस ट्रेड मिल को चला रही है। ये देखिए ये है, ये जिस पे ट्रेड मिल वो कंटिन्यू कर रही है और धागा बनाने के प्रोसेस का, ठीक है। इससे आसानी से बनता था अब धागा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए चीज़ें बदलने लगी। द फ्लाइंग शटल लूम डिजाइनड बाय जॉन एंड के इन 1733 टू वेव ब्रॉडर फैब्रिक इन लेस टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर यार्न कुड बी नीडेड। तो इन्होंने एक मशीन बनाई ये इसी तरह की जिससे क्या हो सके और ज़्यादा हम धागे बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, और ब्रिटेन तो दुनिया भर के बाज़ारों में अपना माल बेच के ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल, फॉरेन रिजर्व अर्न कर सकें। द स्पाइनिंग जेनी वाज अ मशीन मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स in 1765 on which a single person could spin several thread, जिसमें एक सिंगल पर्सन बहुत सारे धागों को एक समय में ही बना सकता है। जो मैंने फ़ोटो अभी आपको दिखाई, देखिए दोबारा से इसमें हमें दिखाई देगा।
ये अकेली महिला कई सारे धागे बना रही है यहाँ पे, और पहले 10 लोग लगते थे, बहुत टाइम खर्च होता था और पैसा। अब इनको फ़ायदा क्या आता, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता और लागत भी कम आती। द पावर लूम इन्वेंटेड बाय एडमंड कोर्टराइट इन 1787 में इन्होंने पावर लूम का डेवलपमेंट किया, जिससे दिस वाज इजी टू वर्क, स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम अ थ्रेड ब्रोक एंड कुड बी यूज टू वेव एनी काइंड ऑफ मटेरियल। और ये मशीन ऐसी थी कि अगर कोई धागा टूट गया तो ये खुद ब खुद रुक जाती थी, और इससे किसी भी तरीके का कपड़ा, किसी भी तरीके का मटेरियल से कपड़ा बनाया जा सकता था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। जो ब्रिटेन था वो रॉ कॉटन, कच्चे जो कॉटन उसको चाहिए होती थी, वो तो दुनिया भर से वो इंपोर्ट ही करता था, ये बात हम जानते ही हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ फिनिश्ड क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड, और तैयार माल को दुनिया भर में बेचता था। दस द प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन वाज इम्पोर्टेंट, सो दैट कोलोनाइजेशन इसीलिए तो किया था ताकि दुनिया भर के देशों में जाके वहाँ के लोगों पे अपनी फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल उगवा सकें। इंडिया में भी तो यही हुआ था कि हमारे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया इन्होंने, ताकि हम किसान, हमारे यहाँ के किसान इनकी फैक्ट्रियों के लिए फसलें उगाएं और फिर इनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहें। ठीक है, बहुत होशियार थे ये लोग, इनको पता था कि इंडियंस पे अगर हम इस तरह की फसलें उगवाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी और दूसरा हम तैयार माल भी लाकर इन्हीं के देश में बेचेंगे। The process of colonization was important so that Britain could retain control over the sources of raw material as well as the market। तो colonization किस लिए किया, इनको पता था कि अगर हम colonization करेंगे तो एक तो हमें बाज़ार मिल जाएगा तैयार माल बेचने के लिए, दूसरा फ़ायदा हम उस देश में जाके रॉ मटेरियल भी उस देश के लोगों से कंटिन्यूस प्रोड्यूस करवाते रहेंगे ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहें। The industry was heavily dependent on the work of women and children in factories। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी अधिकतर वो, अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाया उसमें वो महिला ही काम कर रही है, तो अधिकतर ये महिलाओं और बच्चों पे ही फैक्ट्री के अंदर काम करवाते थे। अगर मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताऊं, आर्टिकल 24 ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि 14 साल से कम के बच्चों पे फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। अब जो यहाँ पे नई चीज़ ओरिजिनेट हुई वो क्या थी, स्टीम पावर, भाप की चीज़ें आनी शुरू होंगी। ठीक है ना, लेट अस सी दैट water as hydraulic power had been the main source of energy for centuries, but it had been limited use to certain areas, season and the speed of the flow of water। तो देखो पानी का उपयोग शुरू से किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, पर ये कहीं एक सर्टेन सीजन में ही होता है। अगर पानी का बहाव तेज हो तभी मशीनें या एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और तभी उसका उपयोग भी किया जा सकता है। बट स्टीम कुड जनरेट ट्रीमेंडस पावर, पर वाटर से अगर हम ज़्यादा देखें पावर कौन जनरेट कर सकता है, स्टीम। सो बट स्टीम कुड जनरेट ट्रीमेंडस पावर टू रन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़ी फैक्ट्री को चलाने में स्टीम एक अलग योगदान दे सकती है वाटर के कंपैरिजन में। ये बात अंग्रेज़ों को पता थी, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ इन्वेंशंस किए स्टीम से रिलेटेड। स्टीम पावर वाज फर्स्ट यूज्ड इन माइनिंग इंडस्ट्री। शुरुआत में तो इन्होंने स्टीम पावर को किस में उपयोग किया, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। एज द डिमांड फॉर कोयल एंड मेटल एक्सपेंडेड लेटर इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीपर माइन। जैसे जैसे कोयले की और मेटल की डिमांड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये डीपर माइंस में जाके कोयल को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। फ्लडिंग इन माइंस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम, और कई बार क्या होता था मिट्टी ढह जाना या बाढ़ आ जाना जिससे मज़दूरों की मौत हो जाती थी माइंस के अंदर ही। थॉमस सैवरे बिल्ट अ मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड, जिसको इन्होंने स्टीम इंजन का मॉडल तैयार किया, जिसको इन्होंने क्या कहा कि ये माइनर्स के दोस्त के रूप में काम करेगा और ये आसान रहेगा, जिससे माइनर्स को मदद मिलती रहेगी कि वो अपनी माइंस को क्या कर सके, खाली कर सके। मतलब एक तो स्टीम इंजन में ज़्यादा पावर जनरेट करेगा और बड़ी क्वांटिटी में जो कोयला है उसको भी क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। These engines worked slowly in a shallow depth and the boiler burst under too much pressure। और जहाँ पे मतलब कि क्या होता था, जो ये हमारी माइंस होती थी जहाँ पे ज़्यादा गहरी होती थी वहाँ पे ये बॉयलर्स क्या हो जाते थे, फट जाते थे, टूट जाते थे, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है गहराई में जाके। अनादर स्टीम इंजन वाज बिल्ट बाय थॉमस न्यूकोमेन इन 1712 में। थॉमस न्यूकोमेन ने एक नया भाप का इंजन बनाया। दिस हैड द मेजर डिफेक्ट
ऑफ लूजिंग एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूस कूलिंग ऑफ द कंडेंसिंग सिलेंडर। और कंडेंसिंग सिलेंडर इसमें भी अपनी प्रॉब्लम्स थी, इसमें भी डिफेक्ट थे, ये कंटिन्यूस एनर्जी को लॉस करता था। लेटर जेम्स वॉट डेवलप्ड मशीन इन 1769, इन्होंने बनाई जो मशीन जिसकी फ़ोटो आपकी बुक में भी दे रखी है, ये देखिए, ये यूज़ कर रहे हैं वर्कर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है वाट्स इन्वेंशंस were not limited to the steam engine. He invented a chemical process for copying document. He also created a unit of measurement based on comparing mechanical power with that of the previous universal power sources, ठीक है ना। the horse Watt's measurement unit horsepower equated the ability of a horse to lift 33,000 pound 14,969 kg 1 foot, ठीक है। तो ये इन्होंने ये इस तरह का बनाया कि इसमें देखो इन्होंने घोड़ा बांधा, मतलब कि घोड़े को बांधा, ये घोड़ा अब ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, तो एनर्जी जिससे क्या होगी इनके लिए जनरेट होगी, मतलब इस तरह की मशीन बनाई वॉट्स ने। इधर ये देखो इंसान भी इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक मशीन का स्ट्रक्चर है। Watt's invention converted the steam engine from being a pump into a prime mover capable of providing energy to power machine in factories। तो इन्होंने स्टीम इंजन को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जिससे फैक्ट्रीज को क्या मिलती रहे, पावर, बिजली। ही इन्वेंटेड अ केमिकल प्रोसेस फॉर कॉपिंग डॉक्यूमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने एक केमिकल प्रोसेस भी इन्वेंट किया जिससे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया जा सकता था। ही आल्सो क्रिएटेड अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द मैकेनिकल पावर, को मेज़र करने के लिए भी इन्होंने यूनिट्स बनाई, और जिसको इन्होंने क्या कहा, हॉर्स पावर। इक्वेटेड द एबिलिटी ऑफ द हॉर्स टू लिफ्ट 14,969 kg टू 1 फुट, ठीक है, 0.3 mm। अगर एक घोड़ा अपना एक कदम उठा के आगे चलता है तो वो इतने वेट तक कैरी कर सकता है, क्योंकि मैं फ़ोटो में अभी देख रहे हैं, अगर घोड़ा, जैसे घोड़े ने अभी फ़ोटो में आपने देखा होगा, ये बुक में आपकी पेज नंबर 202 में है, अगला कदम उठा रखा है, तो जैसे ही वो मूव ऑन करता है तो इतना वेट वो उठा सकता है इन 1 मिनट। विद द हेल्प ऑफ मैथ्यूज़ बोल्टन वाट क्रिएटेड द शोहो फाउंड्री इन द बर्मिंघम इन 1775 में इन्होंने ये बनाया। अब ये क्या था, फ्रॉम दिस फाउंड्री वाट्स स्टीम इंजन वर प्रोड्यूस, तो इसी से उन्होंने अपने मतलब स्टीम इंजन्स भी बनाए। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी वाट स्टीम इंजन वाज बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते हाइड्रोलिक पावर के जो यूज़ था वो कम हो गया और स्टीम इंजन्स का यूज बढ़ गया, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में और ज़्यादा कैरी कर सकते थे, मतलब कि चीज़ों को, और इवन वो क्या कर सकते थे, पावर भी ज़्यादा जनरेट कर सकते थे। इन 1840 ब्रिटिश स्टीम इंजन वर जनरेटिंग मोर पावर देन मोर देन 70% एनर्जी ब्रिटिश स्टीम इंजन जनरेट कर रहे थे। तो देखो ये वाट का एक नया ही इन्वेंशन था जो लोगों के जीवन को क्या करने वाला था, बदलने वाला था। कैनाल्स वर इनिशियली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोयल टू सिटीज़। जनरली कैनाल्स शुरुआत में तो इसलिए बनाई गई थी ताकि बोट्स के ज़रिए कोयले को इधर से उधर भेजा जा सके शहरों में। दिस वाज बिकॉज द बल्क एंड वेट ऑफ कोयल ट्रांसपोर्टेड बाय रोड मच स्लोअर, क्योंकि पानी में अपनी एक फोर्स जनरेट होती है जिससे आसानी से बोट को आगे की तरफ धकेला जा सकता है, पर रोड में तो अगर रोड पे आप किसी चीज़ को धकेल रहे हो तो एनर्जी चाहिए, तो शुरुआत में इसीलिए वो बनाई गई थी कैनाल्स। तो क्योंकि रोड पे ट्रांसपोर्टेड बाय रोड मच स्लोअर एंड एक्सपेंसिव भी पड़ता था देन बाय बॉर्गेज, माल लादने की नाव से ये महंगा पड़ता था रोड से कोयले को इधर से उधर भेजना, क्योंकि उसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती थी और इवन क्या होता था, लागत भी बहुत ज़्यादा आती थी। द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल द वर्सले कैनाल मेड बाय जेम्स ब्रिंडले ने बनाई, ठीक है, टू कैरी कोयल फ्रॉम द कोयल डिपॉजिट्स एट वर्सले में जहाँ कोयला इकट्ठा होता था वहाँ से कोयले को दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है। ये मैनचेस्टर के पास था ताकि दूसरे शहरों में ले जाया जा सके, जिससे कोयले को ट्रांसपोर्ट करने की लागत कम आए और उससे क्या होगा, कोयले के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बाज़ार के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। द कनेक्टिंग ऑफ कैनाल्स क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर इन द न्यू टाउन्स। अब देखो कैनाल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, जैसे यूरोप के अंदर, इसलिए तो बहुत सारी कैनाल्स हैं एक ही जगह में। आप उस देश का नाम बताइएगा जहाँ सबसे ज़्यादा कैनाल्स है और वो पूरा शहर ही कैनाल्स पे, मतलब कैनाल्स के चारों तरफ बसा हुआ है, ठीक है। तो
इसीलिए आसानी से शहर एक दूसरे से जुड़े और व्यापार की गतिविधियां क्या हो गई और ज़्यादा बढ़ गई। फ्रॉम 1760 टू 1719 25 न्यू कैनाल्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ये भी बनाए गए। इन द पीरियड नोन एज द कैनाल मैनिया फ्रॉम 1788 टू 1796 देयर वर अनदर 46 न्यू प्रोजेक्ट्स, 46 नए प्रोजेक्ट्स और चलाए गए इस टाइम पीरियड, इस 8 साल के पीरियड के अंदर अंदर। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कैनाल से अगर हम सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो मंदा पड़ता था, सस्ता पड़ता था, उससे मुनाफा बढ़ता था, लागत कम आती थी, प्राइस भी गिरता था चीज़ों का, और इवन लोगों को भी बेनिफिट रहता था कि चलो चीज़ों के रेट कम है तो इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा। अब दूसरा जो डेवलपमेंट है रेलवेज़, अब हम वो देखेंगे। क्योंकि नाव में सस्ता तो पड़ता है मैं मानता हूँ, पर नाव में हम बड़ी क्वांटिटी में ले जा सकते थे, इसलिए रेलवे का शुरुआत हुआ वहाँ पे। इंडिया के अंदर रेलवे 1853 में, याद रखना, मुंबई टू थाने चली थी पहली बार। द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टेफिनसन रॉकेट अपीयर्ड इन 1814। तो पहला स्टीम लोकोमोटिव इंजन इन्होंने बनाया, स्टीम भाप से चलने वाला इंजन, जिसका नाम क्या था, स्टेफिनसन, ठीक है। रॉकेट अपीयर्ड इन 1814। रेलवे इमर्ज्ड एज द न्यू सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चीप एंड फास्ट टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। तो रेलवे एक नया मतलब तरह का इन्वेंशन था जिससे बड़ी क्वांटिटी में लोगों को भी कैरी किया जा सकता था और सामान को भी। Two inventions were taken place. The iron track replaced the wooden track and haulage along iron track by steam engines। तो क्या था कि जो आयरन ट्रैक था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया था, वुडन ट्रैक से, और जो हॉलेज से ढुलाई थी वो आयरन ट्रैक पे ही करी जाती थी, किससे, स्टीम इंजन से। वो आपने देखा होगा रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उसके बीच में वो लकड़ी के फट्टे लगे हुए होते हैं, अगर आपने देखा हो कि कभी देखना ट्रैक पर। In 1801, Richard Trevithick had made an engine called the Puffin Devil that pulled truck around the mines where they worked in कॉर्नवेल। तो इन्होंने एक इंजन बनाया जिससे ट्रकों को मतलब कहाँ ले जा सकता था, माइंस तक, ठीक है ना, मतलब उस पर गाड़ी पे लोड करके या जैसे भी इन्होंने ट्रैक्स के ज़रिए ट्रक्स को माइंस तक पहुँचा सकते थे, फिर उसमें लोड किए जा सकती थी चीज़ें। In 1814, the railway engineer George Stephenson constructed a locomotive called the Butcher that could pull a weight of 30 ton up a hills at 4 mph, ठीक है। तो इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम क्या था, बूचर, और ये हिल्स पर मतलब कि वहाँ जैसे चढ़ाई आ गई कहीं पे, वहाँ पे भी 30 टन तक का वेट कैरी कर सकता था ये इंजन, भाप से ही बनता था, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड टू द सिटीज़ ऑफ, और जो पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी वो कहाँ से, स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, ठीक है, इन 1825, अ डिस्टेंस ऑफ अ माइल दैट वाज कंप्लीटेड इन 2 आवर एट अ स्पीड ऑफ 24 kph किलोमीटर पर आवर टू, और ब्रैकेट में 15 माइल पर आवर। एंड द नेक्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन 1830। तो ये पहली रेलवे लाइन बिछाई जिसमें मतलब कि लोगों को आसानी रही यात्रा करने में और सामान को भी इधर से उधर भेजने में। ड्यूरिंग 1833 to 37 द लिटिल रेलवे मैनिया 1400 माइल्स ऑफ लाइन वाज बिल्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइन बिछाई गई है तो इनके द्वारा। द बिगर मानिया, और बड़ी वाली इन्होंने कहाँ बिछाई, 1844 से 47 में 9500 माइल की, एक माइल में 1600 मीटर होते हैं, तो 9500 की मल्टीप्लाई 1600 में कर लेना या 1.6 में कर लेना, उससे भी आसानी रहेगी। वाज सैंक्शंस, ये बनाई गई। दिस यूज वास्ट अमाउंट ऑफ कोयल एंड iron employed large number of workers and increased activity in the construction and public work industries। तो अभी इतनी बड़ी लाइन बिछानी है, इतना बड़ा टारगेट है, तो पैसा चाहिए होगा, और इवन बहुत बड़े स्केल पे लोगों का भी रिक्रूटमेंट किया गया। अब जो यहाँ से है चेंज्ड लाइफ से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। उम्मीद है गाइस जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा आपको समझ आया होगा। अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि चीज़ें पढ़नी है और एकदम समझानी है तो कई बार गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर्स हैं।
बाकी आप स्वस्थ रहिए, लाइफ में खूब आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। बाकी स्टूडेंट देखिए, किसी भी पॉइंट के द्वारा हमारी किसी की कोई भावना हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस हमारी मनोकामना यह है कि एक बच्चा जब पढ़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे और लाइफ में आगे बढ़े, और कल को जब वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में बैठेगा तो उसका एक प्राउड व्यू हो। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।